19th सेंचुरी के एंड तक फिजिसिस्ट को लग रहा था कि क्लासिकल फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है। न्यूटन ने मोशन को एक्सप्लेन कर दिया है, मैक्सवेल ने लाइट को समझा दिया है, थर्मोडायनेमिक्स ने हीट और एनर्जी के लॉ दे दिए। लेकिन सिर्फ एक चीज बाकी थी, वो थी थर्मल रेडिएशन। जब कोई चीज गर्म होती है तो वो रेडिएशन एमिट करती है और एक आइडियल सिस्टम होता है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी वो ऑब्जेक्ट होता है जो सारी इनकमिंग रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते रेडिएशन एमिट करता है। इस रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सपेरिमेंट से मेजर किया गया और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्लासिकल फिजिक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो स्ट्रॉन्ग असम्पशन लिए थे। वो थे, पहला, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टैंडिंग वेव बनाते हैं, और दूसरा, हर मोड्स की एवरेज एनर्जी होती है E एवरेज इज इक्वल टू K इंटू T। इसको हम इक्विपार्टीशन थ्योरम के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं इसके मैथमेटिक्स को क्या अजम्पशन लिया था और कैसे कैलकुलेशन करी गई थी। तो कैविटी के अंदर अलाउड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डेंसिटी होती है उसको एक डेंसिटी फंक्शन से डिनोट करते हैं। वो 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन CQ इंटू डी म्यू। यहाँ पर म्यू फ्रीक्वेंसी है, C स्पीड की लाइट है। तो ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये बताता है कि कहाँ पर कौन सी मोड्स होने वाली है किस म्यू के करस्पॉन्डिंग। अब हर मोड्स की एनर्जी K इंटू T होती है, तो अगर हम पूरी टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हर एक मोड्स की जो एनर्जी है, जो एवरेज एनर्जी है, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इस हिसाब से हमको जो एनर्जी मिलती है, जो U मिलता है, वो हो जाता है 8 पाई V म्यू स्क्वायर अपॉन CQ इंटू KT, और इसी को बोलते हैं रेले जीन्स लॉ। फ्रीक्वेंसी फॉर्म से वेवलेंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं V इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वहां से अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो V इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा हमको पता चलता है। अगर हम इसको पुट कर देते हैं तो फाइनली स्पेक्ट्रल रेडियंस हमको मिलता है V लैम्डा, जो कि T पे डिपेंड करता है, 2CKT अपॉन लैम्डा की पावर 4। अब जरा इसको ध्यान से देखते हैं तो यहीं से क्लासिकल मैकेनिक्स खुद को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। देखो प्रॉब्लम क्या थी इसमें, अगर हम लैम्डा टेंड्स टू 0 रखते हैं, जैसे जैसे लैम्डा 0 की तरफ जाता है वहीं पर अल्ट्रावायलेट रीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर V लैम्डा की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाती है। मतलब कि ब्लैक बॉडी इनफाइनाइट एनर्जी को एमिट करेगी, बट रियलिटी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये यहाँ से प्रॉब्लम का शुरुआत था। एक्सपेरिमेंट्स क्लियरली दिखाते हैं कि इंटेंसिटी एक पीक के बाद यूवी में गिर जाती है। मतलब कि जब एक लिमिट के बाद हम अल्ट्रावायलेट रीजन में पहुंचते हैं तो फिर इंटेंसिटी या फिर V लैम्डा फॉल करना स्टार्ट हो जाता है। इस फेलियर को कहा गया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। मतलब कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसी फिनोमिना को, इसी इवेंट को हम जानते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी के नाम से। ये सिर्फ एक घटना ग्राफ नहीं था, ये एक वार्निंग थी। 1900 में मैक्स प्लांक ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। प्लांक ने कहा प्रॉब्लम क्लासिकल वेव्स में नहीं है, प्रॉब्लम एनर्जी के कंटिन्यूअस होने के अजम्पशन में है। और फिर आ गया फिजिक्स का सबसे डेंजरस आइडिया। प्लांक ने एज्यूम किया कि ऑसिलेटर्स एनर्जी कंटिन्यूअसली एक्सचेंज नहीं करते, सिर्फ एक डिस्क्रीट पैकेट में ही एक्सचेंज करते हैं, और उसके हिसाब से उन्होंने En इज इक्वल टू H म्यू के कॉन्सेप्ट को दिया, जहां पर म्यू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर H प्लांक कांस्टेंट है और N इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है। इस हिसाब से एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने हाइड्रोजन के वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था, जहाँ पर हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझा था। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन का सीधा सा मतलब है हम एक चीज को एक लिमिट तक छोटा करते जाते हैं और उसके बाद उसको और छोटा नहीं कर सकते। तो बस इसी प्रोसेस को क्वांटाइजेशन बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक क्वांटाइज्ड चार्ज का फॉर्मुलेशन। अब प्लांक ने स्टैटिकल मैकेनिक्स अप्लाई करी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी, मतलब कि En को कुछ इस हिसाब से दिया। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो एक फंक्शन से डिफाइन करी, Pn इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस En अपॉन KT अपॉन Z। यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन को Z इस प्रकार से डिफाइन किया जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ से एवरेज एनर्जी को निकालने के लिए थोड़ी सी स्टैटिक्स का यूज किया, बहुत सिंपल सी स्टैटिक्स की, और उसको सॉल्व करके ये मिला कि किसी भी एवरेज एनर्जी का जो रूप होगा, जो फॉर्म होगी H म्यू अपॉन e टू द पावर H म्यू अपॉन KT -1।
अब मोड डेंसिटी वही रहेगी जो पहले ली थी, मतलब कि assumption सेम है, बट क्या बदला यहाँ पर एनर्जी बदला। पहले हम जो एनर्जी को एक कंटिन्यूअस फॉर्म में ले रहे थे पर एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू KT ले रहे थे, वो KT नहीं है, उसको बदल के इस फॉर्म में कर दिया गया। अब एनर्जी डेंसिटी इस कंडीशन में जब हम डेंसिटी फंक्शन में एवरेज एनर्जी की फॉर्म को पुट करते हैं तो हमको कुछ ये मिलता है, इसको बोलते हैं प्लांक रेडिएशन लॉ। वेवलेंथ फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो फिर से तो इस बार जो कन्वर्ट होता है, जो चेंज होकर मिलता है वो होता है 2hc² अपॉन लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन e टू द पावर hc लैम्डा KT माइनस 1। तो ये नया फॉर्मूला हमको मिलता है, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ फॉर्म में प्लांक रेडिएशन लॉ। अब इस फॉर्मूले की ब्यूटी देखिए, लार्ज वेवलेंथ पर hc अपॉन लैम्डा KT बहुत छोटा होगा a से, इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन करने पर हमको प्लांक लॉ रेले जीन लॉ में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। मतलब कि वही लॉ जिसको हम क्लासिकल थ्योरी से प्राप्त कर रहे थे, अब वो हम प्लांक के क्वांटाइजेशन से प्राप्त कर सकते हैं, जस्ट एक्सपोनेंशियल एक्सपेंड करके। और वहीं दूसरी तरफ जब ये शॉर्ट वेवलेंथ पर इसको एक्सपोनेंशियल डोमिनेट करता है तो इंटेंसिटी 0 हो जाती है, मतलब कि अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाती है। तो ये प्लांक का छोटा सा क्वांटाइजेशन का आइडिया बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी था और इसने क्वांटम मैकेनिक्स के जन्म की नींव रखी। प्लांक ने क्वांटम आइडिया सिर्फ एक ट्रिक समझ के यूज किया था, उन्हें खुद नहीं लगता था कि एनर्जी सच में डिस्क्रीट होती है, पर फिजिक्स को सच मिल चुका था। 1905 में आइंस्टाइन ने कहा कि अगर एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है तो लाइट खुद भी क्वांटाइज्ड होती है, और इसी हिसाब से उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की नींव रखी। वैसे ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले, कैसे प्लांक के बाद आइंस्टाइन और बोर ने अपने मॉडल्स दिए और उन्होंने इस क्वांटाइजेशन का यूज करके एक नई थ्योरी को जन्म दिया।